मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कोरोना वबा से पूरी दुनिया ही परेशान होकर रह गई है, लेकिन कुछ ममालिक की हुकूमतों ने बेहतरीन और बरवक्त फैसले करके अपने लोगों की मदद की है। गुज़िश्ता रोज न्यूजीलैंड की हुकूमत की जानिब से ऐलान करते हुए बताया गया है कि न्यूजीलैंड में अब कोरोना का कोई एक भी मरीज सामने नहीं आ रहा और ये भी बताया गया है कि आखिरी केस वहां पर 22 मई को रिपोर्ट हुआ था। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों को खत्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। जिंदगी का निज़ाम फिर से बहाल होने पर यकीनी तौर पर वहां की आवाम भी खासी पुरजोश है और खुश भी है। मेरे दिल में इस वक्त सिर्फ यही ख्वाहिश उठी है कि काश जल्द से जल्द हमारे मुल्क से भी ये वबा खत्म हो जाए और मैं भी इसी प्रोग्राम में आपके सामने खुशी से बता रही हूँ, लेकिन ये मुमकिन तब होगा जब हम इनफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेंगे और कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल करना शुरू कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द वो दिन आएगा जब पाकिस्तान कोरोना फ्री करार दे दिया जाएगा। नाज़रीन, महकमा खुराक की बात की जाए तो मुनाफाखोरों के सामने महकमा खुराक बेबस दिखाई दे रहा है। गंदम और आटे की खुद बढ़ती कीमतों में इस्तेहकाम लाने में नाकाम हो चुका है। आटा मजीद 8 रुपए महंगा हो गया है, कीमत 48 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। अवाम महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर हो चुके हैं। इमरान मलिक रिपोर्ट में डिटेल्स बता रहे हैं। महकमा खुराक पंजाब की ढील, गंदम और आटे की कीमतों में आए रोज उतार चढ़ाव मामूल बन गया। फ्लोर मिल एसोसिएशन को गंदम फी मन 1800 रुपए में दरकार, फी किलो 8 रुपए महंगा होने से आटे की कीमत 48 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इजला में 20 किलो आटे का थैला 975 रुपए से 1000 रुपए का हो गया। जराये के मुताबिक महकमा खुराक गुज़िश्ता 10 रोज में आटे की कीमतों में इस्तेकाम न ला सका। आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। इस तरह 10 रोज में 20 किलो थैले की कीमत में 195 रुपए का इजाफा किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि हुकूमत की तरफ से 15 लाख टन गंदम दरामद करने से ही आटे की कीमतें नीचे आएंगी। गंदम मार्केट में आने से रेट कम होंगे। दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल महकमा खुराक पंजाब वाजिद अली शाह का कहना है कि गंदम खरीदारी जारी है, बहुत जल्द गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आ जाएगा। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। कल के प्रोग्राम में भी खास तौर पर हम इसी हवाले से बात कर रहे थे कि आटा रोटी जो एक शहनशाह के घर में भी बननी है और एक गरीब मजदूर के घर में भी बननी है, उसकी कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। अगर आटा महंगा होगा तो यकीनी तौर पर रोटी नान की कीमत बढ़ जाती है। इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। इमरान मलिक, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, कीमतें कितनी बढ़ गई हैं और नान रोटी की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं? देखिए सिद्रा, क्योंकि इस वक्त जो अब मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए तो इस वक्त शहर में क्या पूरे पंजाब में जो गंदम की फसल थी, असल बात जो सामने आई है उसमें शॉर्टफॉल आया है 15 से 20 लाख टन का। और कल असम्बली में यही सवालात जवाबात हुए हैं कपास की फसल पर, और इसके साथ साथ वज़ीर ज़राअत को भी यही बात की गई है। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि इस 20-25 लाख टन गंदम के शॉर्टफॉल को किस तरह से जो है वो वापस ला सकते हैं। वापस तो आ नहीं सकता। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, ये एक तो जल्द अज जल्द वज़ीर आला पंजाब अपने 12 जून को जो है प्रोक्योरमेंट, सरकारी जो प्रोक्योरमेंट जारी है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे। कीमतें बढ़ती जा रही है, आवाम परेशान होती जा रही है और इंतजामिया अभी तक सो रही है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बार बार इसलिए आपसे जिक्र कर रही हूं ताकि आपको भी पता चले कि ये वो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोरोना का शिकार हुए, उसके बाद कोरोना को शिकस्त दी और आजकल दोबारा से अपनी ड्यूटीज़ पर मामूर हैं और दोबारा से लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितना था आपका टाइम पीरियड जब आपका पॉजिटिव हुआ और उसके बाद जब नेगेटिव हुआ? कितना ड्यूरेशन? ऑलमोस्ट जो है 15 to 16 डेज बनते हैं। ठीक, 15 से 16 दिन। तो आपका एक टेस्ट नेगेटिव हुआ या फिर दो टेस्ट? मेरे 2 टेस्ट नेगेटिव थे। ठीक है, विद इन 24 आवर्स। ठीक, 2 टेस्ट नेगेटिव हुए, उसके बाद ड्यूटीज हमने रिज्यूम की। ड्यूटीज आपने की। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि आपने जब आप क्वारंटीन में थे, खुद को आइसोलेट कर लिया था, मेडिकेशन क्या रूटीन की थी जो हम लोग कफ में या फिर हम बुखार में इस्तेमाल करते थे?
देखिए बेसिकली जो कोरोना है इसका कोई ट्रीटमेंट तो ऐसा मौजूद नहीं है। ट्रीटमेंट जो है फोकस होता है सिम्टम्स के ऊपर। हम इसमें बुखार के लिए हम पैनाडोल इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा जो है जो कफ आ रही होती है तो उसमें हम एंटी हिस्टामिन इस्तेमाल करते हैं ताकि कफ जो है वो थोड़ा सप्रेस हो जाए और बेहतरी आ जाए। और इसके अलावा मल्टीविटामिन जो हैं हम उसका इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी और बाकी जो मल्टीविटामिन हैं हम वो इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ एक देसी चीज़ें भी हैं, जिसमें मतलब एक आपने ग़िज़ाई एहतियात की? हाँ, क्या किया आपने? मैंने जो है वो क्योंकि इंटेक कम हो गया था तो खाना जो है वो खाने को दिल नहीं करता। सही। तो मैंने फिर लिक्विड फॉर्म में जो है वो यखनी का इस्तेमाल किया, और उससे मुझे बड़ा फर्क पड़ता था कि मैं अगर एक गिलास सुबह और शाम, हाँ जी, एक सुबह और शाम करता था, उसके साथ सूदिंग इफेक्ट भी आता था। जो आपको वीकनेस होती है क्योंकि इसमें इम्यूनिटी फाइट कर रही होती है, और आपने ये डाइट अपनी बेहतर रखनी होती है ताकि इम्यूनिटी को टाइम मिले, और बाकी एंटीबायोटिक्स और इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि बाकी इन्फेक्शंस ना हो। तो वो मैंने यखनी इस्तेमाल की और कावा इस्तेमाल किया, इससे बड़ा सूदिंग इफेक्ट आता था। हाँ। और ताकत भी मिलती है यखनी से। डॉक्टर साहब, ये तमाम जो चीज़ें हैं जो अक्सर हम लोग देखते हैं घर में माएँ बहनें जो हैं वो स्पेशली इस तरह के टोटके ज़रूर करती हैं, आपने भी किया ये सब कुछ आइसोलेशन में? हाँ जी, मैंने किया था। गर्म दूध के अंदर जो है शहद, इसकी बड़ी अच्छा इफेक्ट आता है। इसके अलावा कलवंजी का इस्तेमाल जो है वो भी इसके बड़े अच्छे इफेक्ट्स हैं। और जो है फ्रूट्स मैक्सिमम खाने चाहिए इस किस्म की सिचुएशन। सबसे अहम चीज़ ये है कि आजकल जिस तरह मौसम है, जो ठंडा या बर्फ वाला पानी है ना, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो है ना सिम्टम ज्यादा वर्स होते हैं। ठंडा पानी ना पिए, बिल्कुल ठंडा ना पिए, मतलब थोड़ा सा ठंडा करके आप पी सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मेंटली प्रेशर उसको डील करना, आप तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जिस बंदे का भी कोरोना पॉजिटिव है, खुदा ना खास्ता हम लोग ऐसे लोगों को भी देख रहे हैं जो एकदम से स्टेबल है लेकिन एकदम से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। मेंटली प्रेशर्स को किस तरह से आपने डील किया? मेंटली प्रेशर का सबसे अहम तो यह है कि आप अल्लाह पे यकीन रखें, ठीक है। जान देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, सबसे अहम चीज़ ये है। उसके अलावा दुआ करें, सदका जितना हो सकता है वो दें, और अगर उसके बावजूद भी आपको नहीं मेंटली सेटिस्फाई हो रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि साइकियाट्रिस्ट से इवैल्यूएशन जरूर करवानी चाहिए। जरूर बात आजकल लोगों को जरूरत है साइकियाट्रिस्ट इवैल्यूएशन की। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका रिकवरी टाइम कितना रहा? मुझे तो सिम्टम्स चूँकि काफ़ी देर रहे, तो मैंने 15 डेज़ पे PCR रिपीट करवाया तो वो पॉजिटिव था। फिर मैंने 21 डेज़ पे जाके PCR करवाया तो वो नेगेटिव आया। तो मुझे मतलब 21 डेज जी मैंने एक इनिशियल करवाया था, फिर मैंने 8 दिन के बाद करवाया, फिर 15 दिन पे करवाया, फिर मैंने 21 डेज पे करवाया। हाँ। पहले तीनों PCR पॉजिटिव थे 15 दिन वाले, फिर 21 डेज वाले नेगेटिव आ गया, और उसके बाद 24 आवर बाद मैंने दोबारा उसे कंफर्म करने के लिए करवाया तो वो भी नेगेटिव है। मतलब 21 डेज आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी? हाँ जी, 15 दिन के बाद मेरे सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो गए थे। ओकेजनल कफ या हल्की फुल्की जो वीकनेस थी वो मौजूद थी, लेकिन बाकी चीज़ें मैं था, लेकिन मैंने आइसोलेशन उस वक्त तक नहीं ख़त्म की जब तक मेरा PCR नेगेटिव नहीं आ गया। ठीक है, अभी आपके कितने डॉक्टर्स होंगे, आपके कितने आपके जो हैं वो फेलोज होंगे जो कि आइसोलेशन में हैं या फिर जिनके टेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि एक तकरीब भी हुई है जिसमें फूल पेश किए गए हैं उन तमाम लोगों को जो कि कोरोना से सर्वाइव करके वापस आए हैं। हाँ जी, देखें जिस तरह हमारे हॉस्पिटल के अंदर नियर अबाउट 100 डॉक्टर्स जो है ना वो पॉजिटिव हुए थे, ठीक है। तो उसमें से अभी भी 50 to 60% जो है ना आइसोलेशन में है, ठीक। तो वो जो है अपना टाइम क्वारंटाइन में गुजार रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने दोबारा से सर्विसेज कब से अपनी जारी कर ली है? मैंने मंडे से कल मैं पहले दिन में गया अपनी ड्यूटी पे, ठीक। और चूंकि लोगों के रवैयों में कोई तब्दीली आई? क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं ना, वो बाद में नेगेटिव भी हो जाए तो लोग थोड़ा सा उनसे घबराते हैं कि इसको पॉजिटिव था, अब पता नहीं अभी भी पॉजिटिव ना हो। हाँ। कुछ ऐसा देखा आपने अपने आसपास? लेकिन इसमें ये है कि हमारा इंटरेक्शन ज़्यादातर हमारे जो कलीग्स हैं वो डॉक्टर्स हैं सारे। हाँ। तो वो तो पॉजिटिव पेशेंट जो है वो हमें जिस पे यकीन होता है कि ये कोरोना का पेशेंट है तो वो उसको भी देखते हुए घबराते नहीं है। तो फिर एक डॉक्टर जो कलीग है वो तो फिर नेगेटिव हो के आया हुआ तो उससे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आपकी तवज्जो से मैं ये ज़रूर अपने आवाम से कहना चाहूँगा कि काइंडली एहतियात करें। अब इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी है। हमारे पास हॉस्पिटल में जगह नहीं रही क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा पेशेंट का इन्फ्लो है कि वहाँ पे जगह बिल्कुल भर चुकी है, और सीरियस पेशेंट के लिए ICU और HDU जो हमने बनाए हुए उसमें जगह नहीं रही। और सबसे बड़ा अब आने वाले दिनों में चैलेंज ये होगा क्योंकि देखें 100 से ज़ायद 110 जिसमें
हमारे प्रोफेसर साहब और प्रिंसिपल साहब भी इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो वो 110 से ज़्यादा लोग जो हैं वो आइसोलेशन में हैं इस वक्त, अपने घरों में हैं या कुछ हॉस्पिटल में है। का भी सामना है हमें जी। आने वाले दिन में जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा तो वो शायद ये तो हो कि हम मशीनें तो ले आए लेकिन डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी, और इस पे फिर जो है वो अगर डॉक्टर्स खुद बीमार होंगे तो कैसे इलाज करेंगे? मौजूद नहीं होंगे तो उन मशीनों का भी कोई फायदा नहीं होगा। यकीन डॉक्टर साहब, फैमिली का क्या रिएक्शन था, जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि ये एक अजीब सा हमारा सोशल स्टिग्मा टाइप की एक चीज बन चुकी है कि मोहल्ले में किसी का कोरोना पॉजिटिव आ जाए, किसी को पता चलता है, लोग सबसे पहले तो मोबाइल निकाल के वीडियोस बना रहे होते हैं कि ये खुदा ना खास्ता कोई मखलूक आसमान से डायरेक्ट उतरी है नीचे। कैसे रवैये देखे आपने लोगों के? नहीं, इनिशियली मेरे साथ तो जो है फैमिली ने बड़ा सपोर्टिव रोल अदा किया है, मेरे नेबर्स मेरे सब ने, इस तरह का नहीं मुझे मिला। लेकिन वाकई जो दूसरे लोग हैं ये स्टिग्मा है और इससे मेरा ख्याल है दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अब ये वबा फैली हुई है कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है, इसलिए हमें उस पेशेंट को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो मेंटली कोलैप्स ना हो और उसका जो है नर्वस ब्रेकडाउन ना हो। ठीक डॉक्टर साहब, आप चूंकि इस तमाम सिचुएशन से खुद से गुजरे हैं, आप में सिम्टम्स भी थे, आपने उनको टैकल भी किया, आपको देखने वालों को क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा जो देखने वालों से पैगाम ये है कि काइंडली इसको मजाक मत समझें, और हमें दुख होता है जब हम ये सुनते हैं कि ये साजिश है या ये जानबूझ के बनाया गया है। लेकिन अब लोगों को यकीन आ रहा है, हाँ, क्योंकि अब हर गली मोहल्ले से, हर घर से कोरोना की आवाज़ आ रही है। हाँ जी, और जब फिर हम खुद बीमार होते हैं तो अब जितनी एहतियात डॉक्टर कर रहे हैं ना, मतलब हम लोग तो ड्यूटी के अलावा मार्केट्स में जाने को अवॉइड करते हैं, कोई रश प्लेस पे नहीं जाते, कोई घर से निकलना ना होने के बराबर है। को इतने करीब से देख रहे हैं कि क्या हाल हो जाए। अब लेकिन उसके बावजूद फिर हम इन्फेक्ट हो जाते हैं सिर्फ पेशेंट की वजह से। तो हमने तो देखें यहाँ पे ये हमारा फ़र्ज़ है, हमने तो ट्रीटमेंट करना है, लेकिन काइंडली लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि आप अपने घर में भी एहतियात करें, घर वालों से भी थोड़ा फासले पे बैठे आप, और घरों में गैदरिंग्स ना करें, अपने रिश्तेदारों की तरफ आना जाना कुछ दिन के लिए 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा रोक दें, क्योंकि जो है इसमें कल की फिगर 105 की 102 की फिगर आ रही है, तो 102 105 लोग नहीं, ये 102 105 फैमिलीज़ हैं जो कि इफ़ेक्ट हुई हैं, पूरी फैमिलीज़ हैं। और अगर किसी का एक कमाने वाला है और वो खुदा ना खास्ता इस वबा का शिकार हो गया, फौत हो जाता है, घर का कोलैप्स। हाँ जी। और अब ये शुरू में ये था कि सिर्फ ओल्ड एज लोग इससे फोत हो रहे थे, लेकिन अब तो डेथ जो है वो यंग की भी हो रही हैं, तो काइंडली इसे एहतियात करें। बिल्कुल, ये वायरस डॉक्टर साहब बहुत डिफरेंट बिहेव कर रहा है हर खित्ते में, हर मुल्क में, हर शहर में इसकी एक अपनी कहानी है, और माहिरीन भी खासे दूर है अभी इसको समझने में। क्या पैगाम देंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और लोगों को क्या गाइड करना चाहिए? मेरा यही पैगाम है लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें, खास तौर पे जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क के बगैर बिल्कुल ना निकलें। ये सीधी सुसाइड है अगर आप बगैर मास्क के जा रहे हैं। खुद में भी आप ना इन्फेक्ट हो, लेकिन आपके जो घर वाले हैं, आपके घर में बुजुर्ग हैं, आपके घर में बच्चे हैं, उनकी वजह से आप जो है ना, आपकी वजह से वो मुतासर हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ पेशेंट में 2 to 3% पेशेंट्स डेफिनेटली वेंटिलेटर पे जाएंगे जो इन्फेक्ट होंगे, क्योंकि किसी की इम्यूनिटी कम होगी या कोई भी इस तरह का इशू हो सकता है, तो लंग्स उनके कोलैप्स होंगे, इसलिए आपकी वजह से कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है, तो इसका जो है ना आप खुद जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप घरों से बाहर ना जाएं, गैर ज़रूरी तौर पर मेल मिलाप ना बढ़ाएं, क्योंकि ये कोरोना वायरस आप खुद अपने घर पे लेके आएंगे, खुद तो आप खुदकुशी करेंगे, लेकिन आपसे अगर किसी और को लग जाता है आपकी बेएहतियाती की वजह से, तो यकीनी तौर पर आप उसके कातिल कहलाएंगे कि आपने बेएहतियाती की और आपकी वजह से किसी को वायरस लग गया। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी में आपकी ड्यूटी है, कौन सी कोई स्पेसिफाई किया जा सकता है एज लिमिट को कि इस एज के अफराद ज़्यादा आ रहे हैं जिनमें इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स हैं? देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर मिडिल एज पॉपुलेशन है, यंगस्टर ज़्यादा हैं। बिल्कुल, यंगस्टर ज़्यादा हैं। तो हमारे पास ओल्ड पेशेंट तो आ ही रहा है। जो ओल्ड पेशेंट आता है वो तो हमारे पास सीरियस आता है, क्रिटिकल कंडीशन में आता है, और जो वेंट पे जाता है उसके बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक। जो हमारे पास, लेकिन अब सबसे परेशानी वाली बात ये है कि अब हमारे पास 40, 35, 40, 45 की एज में भी बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादातर इस एज ग्रुप की है, तो वो बहुत ज़्यादा लोग रिपोर्ट हो रहे हैं, और उनमें से 4 to 5% इंतहाई सीरियस हालत में होते हैं, और वो उस कंडीशन में आते हैं जब उनके लंग्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, जिसपे हम भी बेबस महसूस करते हैं कि हम उसको कुछ कर नहीं सकते। तो इमरजेंसी में प्रॉपर तौर पे जो भी इन साइन एंड सिम्टम्स के साथ आता है, फौरी से पहले कोरोना टेस्ट लिया जाता है, या फिर कंडीशन थोड़ी बेहतर होने पे देखने के बाद फिर लिया जाता है?
नहीं, हम ये होता है कि हमें अब चूंकि हम इतने पिछले 2-3 माह से देख रहे हैं तो हमें 90% लोगों का अंदाज़ा हो जाता है कि इसको कोरोना सस्पेक्ट जिसको हम करते हैं, हम उसका फौरी जो कोरोना की टीम है हमारी जो सैंपल लेती है, सैंपल कलेक्शन टीम, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो सैंपल उनका चला जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट तकरीबन 24 आवर्स या 12 to 24 आवर्स के बाद आते, क्योंकि पीसीआर को होते हुए भी 7-8 घंटे वो उन्होंने बैच लगाना होता है, वो उनका भी थोड़ा है, तो ये तकरीबन 12 से 24 घंटे के दरमियान में हमें रिसीव होती है। लेकिन उस दौरान जो 24 घंटे हैं या 12 घंटे हैं उसमें उसका हम ट्रीटमेंट ज़रूर करते हैं, और जिसको सस्पेक्ट होता है तो हमने हर जगह पे अपने रेस्पिरेटरी बे के नाम से बनाया है कि जहाँ पे हम इन पेशेंट्स को जो सस्पेक्टेड हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए हम रख लें, और जब ये कंफर्म हो जाते हैं तो फिर हम इनको कोरोना आइसोलेशन वार्ड में या एचडीयू में या आईसीयू में इनकी सिवियरिटी के मुताबिक हम शिफ्ट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनका इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि ये इमरजेंसी में अक्सर हमने देखा है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स में जिस तरह से रश होता है, जिस तरह से लोग आते हैं, वहाँ पर अफरादी फासले का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है? वहाँ पर वही सूरत हाल है जो पहले थी या फिर कुछ वहाँ भी डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है? नहीं, पहले से अब काफ़ी इम्प्रूव है, लेकिन इसके अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, मेरी लोगों से ये, पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि जब आप अगर किसी पेशेंट को लाना भी है तो उनमें से हेल्दी लोग ही आएँ, पूरे का पूरी फैमिली ना आ जाए, क्योंकि जो आएंगे तो उनके अंदर से कोई भी इन्फेक्ट हो गया तो उसकी वजह से मजीद आपकी फैमिली के मेंबर्स इन्फेक्ट हो सकते हैं। दाखिले की इजाज़त तो नहीं होती? दाखिले की इजाज़त नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है 1-2 अटेंडेंट ने तो आना होता है ठीक उसके पेशेंट के साथ रहने के लिए, तो इसलिए वो मिनिमम एक्सपोजर जो है ना वो ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, इमरजेंसी में अब कहा जा रहा था कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके साथ सिर्फ एक अटेंडेंट आ सकता है, उससे ज़्यादा किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इम्प्लीमेंट हो रहा है इस पर? देखिए 100% इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जब हम जब हम रोकते हैं तो वो कहते हैं कि देखें डॉक्टर साहब वो हमारा पेशेंट सीरियस है, तो हमने इसके हम इसको हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, तो वो उनकी फिर फैमिली जो है वो आ जाती है, हमसे रिक्वेस्ट करती है अच्छा थोड़ी देर के लिए आने दें, तो वो फिर जमे गफीर का एक सूरत हाल हो जाती है। और इसमें हमारा तो देखें, हम तो वहाँ पे हमारी मजबूरी है कि हम काम कर रहे हैं और हमने काम करना हमारा फ़र्ज़ है, बिल्कुल। लेकिन जो लोग हैं उनको ये खुद सोचना चाहिए कि जितना वहाँ पे रश करेंगे उतने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, टेस्टिंग, अब आप पॉजिटिव हो गए, आपके हॉस्पिटल में जितने भी कॉन्टेक्ट्स थे उन सब के टेस्ट हो चुके हैं या अभी भी टेस्टिंग जारी है? अभी भी रोज़ाना के लिहाज से अब चूँकि पेशेंट का रश बढ़ता जा रहा है और डॉक्टर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्ट होते जा रहे हैं, तो अभी भी टेस्टिंग का तो रोज़ के 300 टेस्ट तकरीबन जो हैं वो हमारे यहाँ सिर्फ हॉस्पिटल में जारी हैं। सिर्फ अपने हॉस्पिटल की मैं जो बात बता रहा हूँ, हॉस्पिटल के अमले के तकरीबन 70, 80 to 100 तक चले जाते हैं, ताकि उनकी भी तमाम की स्क्रीनिंग हो जाए, ताकि हो रही है, बिल्कुल अलग कर दिया जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर्स के हो गए, कैटेगराइज किया गया है इसे या फिर मिक्स ही हो रहे हैं, पैरामेडिक्स के, नर्सिस के, डॉक्टर्स के? नहीं, हॉस्पिटल के जो 100 के करीब जो सैंपल्स जाते हैं उसमें डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स या अस्पताल के जो दूसरा अमला है उन तमाम के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये वो लोग हैं जो कि अपनी जिंदगियां खतरे में डाल के खुद हम लोगों को बचाने की कोशिश करें। इन डॉक्टर्स को भी और मेरी कौम के तमाम डॉक्टर्स को मैं सलाम पेश करती हूँ। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो लाहौर शहर में अब रोज़ाना की बुनियाद में तकरीबन 700-800 हज़ार तक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में 24 घंटों के अंदर 5-6 हज़ार केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो यकीनी तौर पर हमारे हेल्थ सिस्टम को देखते हुए एक बहुत बड़ा बोझ जो आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं कि हमारे हेल्थ सिस्टम पर पड़ सकता है अगर हमारे रवैये यही रहे तो। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इजहार चौधरी साहब हैं, आप सेंट्रल मेंबर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज है आप कोरोना आइसोलेशन वार्ड के जनरल अस्पताल से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपको, बिलाल आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, पीएम में मुसलसल पहले दिन से आगाह कर रही है और प्रिडिक्शंस भी दे रही है। अभी आपकी जानिब से ही, पीएमए की जानिब से ही एक और प्रिडिक्शन दी गई है कि आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक हो सकता है।
देखें, हम एक प्रोफेशनल बॉडी है, हमारा किसी किस्म की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ना हुकूमत ना अपोजिशन के बेंचेस से। लेकिन हमें बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो जिम्मेदारी हम पर आयद होती थी, हमने जनवरी से हुकूमत वक्त को मुतनब्बे करना शुरू किया जब ये वुहान केसेस आए। फॉर्चुनेटली उन्हीं दिनों हमारे यहाँ चाइनीज़ जॉन से ना वो एज ए गेस्ट हमारे पास थे, चाइनीज़ मेडिकल एसोसिएशन वेरी मच वॉज प्रेजेंट एट लाहौर, और हमने उस वक्त ही अपनी सिफारिशात हुकूमत वक्त कहा कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। लेकिन इतने दुख और तकलीफ के साथ जब हमें ये इतला मिलती है कि आज इतने यंग डॉक्टर्स, इतने हमारे सीनियर प्रोफेशनल्स अपनी ज़िंदगी की बाजी फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ते हुए हार बैठे हैं, तो हम ये समझते हैं कि इन तमाम लोगों की ज़िंदगियों का जो बोझ था ये हुकूमत वक्त पर है। अगर ये लोग, जिन लोगों ने उनका इस मुश्किल वक्त में फ्रंट लाइन साथ देना था, अगर ये उनको सही मानों में PPEs नहीं दे सके या उनको सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाए, तो ये इनका एक बहुत बड़ा गफलत का अमल है जिसको हम समझते हैं कि हम बहुत संजीदगी के साथ देख रहे हैं, और पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी जॉनसन है इस पर बहुत गमगीन है। हमें बहुत दुख है और अफसोस है कि सूबाई हुकूमत में और फेडरल गवर्नमेंट में दोनों ही डॉक्टर साहबान है जो हमारी सेहत की वजारत को देख रहे हैं, लेकिन किसी स्टेज पे भी हमें नहीं नजर आया कि हमारा कहा हुआ या हमारी जो एडवाइस को लिया गया। नहीं हो गए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग जिसको बेहतर कहते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने तो इस वक्त सिर्फ कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। अदरवाइज जो चीज़ इस वक्त उन्होंने 30 अप्रैल का जो एक, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक लाइल्मी में उनसे एक अच्छा काम हो गया कि उन्होंने एक रैंडम सैम्पलिंग की, जो कि एक साइंटिफिक तरीक़ाकार है। इसको भी आप सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने अपने प्लेटफॉर्म से ये सिफारिश की थी कि हम कम से कम अपने आप को असेस तो करें कि हम खड़े कहाँ हैं। सही। ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से कोई भी हुकूमत अपने मसाइल और अपने उसको सही मानों में तरतीब दे। ठीक, डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है इस वक्त हमारे जिनाह हॉस्पिटल की, जनरल हॉस्पिटल की, और कितने पेशेंट्स हैं? स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी सीरियस पेशेंट्स के हवाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरे में वही हैं। और आपको एक बात बताऊँ कि आप ही सीरियस ही नहीं, अब वो माइल्ड मॉडरेट वाले सिनेरियो ख़त्म हो चुका है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। सो ये जब सवाल मीडिया बार बार मुझसे पूछता है तो मैं वैसे बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि क्या आपका हेल्थ केयर सिस्टम इसको उठा लेगा, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली एक आंसर देता हूँ कि आंसर इज़ नो। आप अमेरिका से एग्जांपल लें, वहाँ पे 2.25 लाख वेंटिलेटर पड़े थे, दे वर चोक्ड। जब ये फुल है तो ये, और हमारी जो आबादी है, मैं अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.35-40 लाख तो होगी तकरीबन लाहौर की, ठीक, बिल्कुल 1.25 करोड़। तो 1% कर लें, लेस देन 1% हम कहते हैं होने क्रिटिक्स, और वो आएंगे तो आप उसको कितनी भी कैलकुलेशन बनाएं, कम से कम भी 1 लाख फिट करके दिखा दें। सो ये तो मैच हो ही नहीं सकता, इससे तो बात हमारी खत्म हो जाती है। तो ये रिस्पेक्टिव ऑफ। तो डॉक्टर साहब, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि अभी जिस तरह से प्रेशर हॉस्पिटल्स पे आ रहा है वो उसी तरह से आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर। नो नो नो, ऐसा नहीं है। टोटली डिसाइड। ये तकरीबन ईद वाले दिन से लेके अब तक अनएबल टू स्लीप जो हालात हमारे चल रहे हैं, मैनेजमेंट ऐसी हो रही है ICU की कि एक मूवमेंट के अंदर जाता है पेशेंट तो 2 वेटिंग में बैठा हो। सो ये मतलब मैं अब इस क्या कमेंट करूँ, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, ये तो हो ही नहीं सकता। आप 1000 लगाएंगे, 2000 लगाएंगे, 10,000 वेंटिलेटर लगाएंगे, देन व्हाट इज द आउटकम ऑफ वेंटिलेटर? वेंटिलेटर का आउटकम लेस देन 5% है। शुड वी फोकस ऑन वेंटिलेटर या हमें अपने HDO को बढ़ाना है? हमें मेडिकल मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। बहुत से क्वेश्चन हैं अब हमारे ज़हन में, मतलब आप हमसे पूछेंगे, अब आप जो डिस्कशन करते हैं वो तो आउट ऑफ कंसर्न है हमारे लिए कि क्या ये कोप अप कर सकेंगे, बात खत्म हो चुकी है। अब बात है कि आप मेडिकल मैनेजमेंट कितनी अर्ली, कौन सी मेडिकल मैनेजमेंट जो बाहर अवेलेबल है उसको ले आए, किस तरह लेके आए, किस वक्त क्या होना चाहिए। डॉक्टर से हमने ये भी जानना है जो ये सजेशंस देना चाहते हैं कि किस तरह से मामले को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन पहले कुछ ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि टेस्टिंग किट्स खत्म हो गई हैं। उन टेस्टिंग किट्स के खत्म होने की बात हो रही है, जिसको गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा था कि हर गुजरते दिन के साथ इसको 10,000 यौमिया तक ले जाया जाएगा पंजाब में, लेकिन यहाँ पर वो यौमिया 5,000 तक स्टक हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो भी खत्म हो गई हैं। और इसके साथ साथ जो दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था, एक्टेमरा एक इंजेक्शन है जो कि खासा महंगा भी है, लेकिन उसके रिजल्ट 60 to 80% मौसूल हो रहे हैं। अब वो भी नायाब हो चुका है, ना पब्लिक प्राइवेट मार्केट में मौजूद है, ना ही गवर्नमेंट अस्पतालों में मौजूद है। बिलाल, ऐसा ही है? कितनी सदाकत है इन तमाम खबरों में?
देखें सिद्धार्थ, जिस तरह डॉक्टर इरफान साहब ने बात की, इजहार चौधरी साहब ने बात की कि जिस तरह लोकल ट्रांसमिशन 90% से ज़ायद फैल चुकी है, तो हमें अपने जहनों को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि मरीज़ सीरियस कंडीशन में हमारे पास आने ही आने दे। पहले हम कहते थे हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक 80% है, 15% माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है और 5% सीरियस है, उनमें से 2% वेंट पे जा रहा है। अब हो सिद्धार्थ ये रहा है कि जिस तरह डॉक्टर इरफान साहब बता रहे हैं कि ICUs में HDU में फिल हो चुके हैं, हमें भी सारा जब हॉस्पिटल्स के विजिट करते हैं, जब लोगों की कॉल्स आती हैं कि जनाब वेंटिलेटर दे दें, कोई बेड सी ले दें, बेड्स नहीं मिल रहा, और फिर इस तरह की सिचुएशन है। मैंने कल एक एनालिसिस किया था कि 1 मई से लेके अब तक 39 दिनों में और उससे पहले 48 दिनों में केसेस आए थे लाहौर में 6220। 1 मई से अब तक, मतलब मीन वाइल रमज़ान भी आया, ईद भी आई, तो उसमें 30,870 केस सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ आए, मतलब 6 गुना इजाफा। परसेंटेज की बात करें तो 290% केसेस जो हैं वो बढ़े हैं। इसी तरह अमवात की जो शरह थी उससे पहले 2.2 थी, जो नॉर्मल रूटीन में चल रही थी। अब यहाँ पे जो अमवात की शरह वो 7 समथिंग जो है वो पहुंच चुकी है। और ये शरह अमवात बढ़ने का जो है वो इसलिए मामला है क्योंकि सहूलियात उस तरह से नहीं मिल रही जिस तरह से मरीजों को मिलनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ सिस्टम हम सब लोग जानते हैं कि कितनी सख्त है, कितनी जान है हमारे हेल्थ सिस्टम में। डॉक्टर साहब, PMA की जानिब से एक प्रिडिक्ट ये भी किया गया है कि तकरीबन लाहौर में 35 लाख जबकि पंजाब में 2 करोड़ से ज़ायद कोरोना पेशेंट्स हो सकते हैं। ऐसा ही है? ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये वही साइंटिफिक स्टडीज हैं जिसकी बुनियाद पर आपकी हुकूमत वक्त ने। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपने जो साइंटिफिक बुनियादों पे आपने कहा कि आपने बता दिया है, ये किन बुनियादों पे किया गया है? कितने % ये फैल चुका है जिस बुनियाद पे आपने ये नंबर्स दिए हैं? देखें, ये स्टडीज वही हैं जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। ठीक, 30 अप्रैल को प्राइमरी सेकेंडरी की तरफ से जो खुद उन्होंने रैंडम सैम्पलिंग की और थ्रू लम्स और हमारे एसोसिएटेड जो डॉक्टर साहबान थे उनकी टीम बनाकर, इनिशियली ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने खुद से वॉलंटियर किया था, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट द फैक्ट कि मिनिस्टर हेल्थ हमारा हिस्सा रही हैं, उन्होंने प्रेफर किया और उसमें वो बहुत लेट भी हुई। लेकिन हमें खुशी ये है कि उन्होंने रैंडम सैम्पलिंग करके इतने जरूरतमंदाना एक फैसला किया कि एक समरी की सूरत में चीफ मिनिस्टर को आगाह किया। कितनी ट्रांसमिशन हो चुकी डॉक्टर? देखिए, उस तारीख को जो हमारा स्टैटिस्टिक्स था वो 6,70,000 था 30 अप्रैल को। ठीक, 30 अप्रैल को जो आपकी लाहौर की है, जैसे अभी बिलाल ने भी बताया है, ये 6 to 7 टाइम्स बढ़ गया है। ठीक, अगर हम 6,70,000 को 6 टाइम्स करते हैं तो ये 40 लाख के करीब हो गया। हाँ। ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये वो साइंटिफिक बेसिस है, जैसे आप गैलप सर्वे करते हैं, बाकी ये सारे लोग इन्होंने भी वही तरीकेकार अख्तियार किया जो हमारा जो मेथोडोलॉजी है मेडिकल साइंस की। आपके कहने के मुताबिक क्या इतने पेशेंट्स मौजूद हैं? या बिल्कुल 200% मौजूद है। हम बड़े वसूख के साथ कहते हैं कि ये एपिडेमियोलॉजी बताती है। इसमें मैं थोड़ा सा बात को इजहार चौधरी साहब की बात को एलेबोरेट करूं तो आप ये देखें कि जिस मुल्क में हम हेपेटाइटिस में दूसरे नंबर पे, पंजाब में हेपेटाइटिस C और B के जो पेशेंट्स की तादाद 1 करोड़ है, और वो लगता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, वो वायरस की तरह नहीं है कि मुझे हुआ वो एक दिन में वायरस 3 को इफेक्ट करता है, अगले दिन 9 को करता है, फिर 27 को करता है। इतनी तेजी से वो नहीं फैलता। जब उसकी इतनी तादाद है सिदरा, तो फिर वायरस के बारे में तो हम कांट इमेजिन। ठीक, अच्छा बिलाल, जब भी आप ये बात करते हैं फौरन से पहले मेरी जहन में हमेशा ही पोलियो आ जाता है कि हम बदकिस्मत उन 3 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है जिनमें अभी तक पोलियो 0 नहीं हो सका, जबकि पूरी दुनिया के ममालिक पोलियो फ्री करार दिए जा चुके हैं। डॉक्टर साहब, जनरल अस्पताल कितने आपके पास ICU जो स्पेशली कोरोना के लिए वेंटिलेटर्स, बेड्स पे कितनी कैपेसिटी है, क्या है भी या नहीं है? कोई बेड अवेलेबल है इस वक्त बेड अवेलेबल नहीं है हमारे पास। 20 बेड का ICU, बट इन 48 आवर हम इसको मोस्ट लाइकली 25 to 30 कर लेंगे। बेड्स कर लेंगे तो वेंटिलेटर्स कहाँ हमारे पास हैं आपके पास? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी तैयारी पहले फिर क्यों नहीं की गई? तैयारी देखिए, साइड बाय साइड काम चलता रहता है। और फिर आप एक मतलब हर चीज़ हर डॉक्टर के हाथ में नहीं होती। आई थिंक दिस इज मोर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन देन क्लिनिशियन। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप एक ड्रग का नाम लेते हैं एक्टेमरा। एक्टेमरा वाज स्टार्टेड इन पंजाब बाय जनरल हॉस्पिटल।
अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज आवर ब्रेन। आपके पास है क्या अभी? अच्छा, आगे मैं आपको बताता हूँ। एंड आई गिव फुल क्रेडिट टू प्रोफेसर फरीद जफर, हमारे प्रिंसिपल साहब, जिन्होंने विदाउट उस वक्त अप्रूवल उसको कहा कि ठीक है यू वांट टू ट्राई, तो हम इसको परचेज कर लेते हैं। इस ड्रग का प्रॉब्लम ये है कि ये रुमाटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ होती है और बड़े लिमिटेड नंबर में ये आती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जापान में मेनली होती है, वैसे यूएसए में भी है, लेकिन ये जापान से ली जाती है। सो ये एक्सपेक्ट करना कि सडनली आप डिमांड पूरी कर लेंगे, फिर वो बात आता है कि मिसमैच। कितनी देर हो गई इस्तेमाल जब आपने आगाज? हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट पिछले महीने की पहली तारीख को, हमारा पहला पेशेंट। तकरीबन 1 महीना 9 दिन हो गया। यस, और हमने अब तक तकरीबन 31 पेशेंट्स को दिए। ठीक, और 31 का क्या रिजल्ट आया? 31 में से 19 डिस्चार्ज। रिजल्ट इज गुड, बट क्वेश्चन ये है, प्लीज डोंट पोर्ट्रेट इट एज अ लाइफ सेविंग ड्रग। ये हमारे लिए बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अ डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन देखी, उसके ऊपर लिखा था एक्टेमरा फॉर प्रोफाइलैक्सिस। दिस यूजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देना कब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कैबिनेट को ब्रीफिंग दी है। कंडीशंस क्या होंगी, हालात क्या होंगे? इसकी ब्रीफिंग मैंने सैटरडे को कैबिनेट में दी थी। मेरी मुलाकात हो चुकी है सिलसिले में, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा डाटा था। सो उन्होंने बुलाया था तो हमने किया था। तो प्लीज़ एक तो इसका यूजेज उसको क्लासीफाई हमने कहा करें, और इसको ओपन ना करें अभी कि ये जो ऐसी ड्रग है और फिर एक हाइप क्रिएट हो जाएगी, ड्रग इजाद कर लेगी, ऐसा नहीं है। ये वन ऑफ द वे ब्लॉक कर रही है। ठीक, सो जो डाटा है, जैसे मैंने आपसे पहले भी जितनी भी मेडिकेशन इस्तेमाल हो रही है वो भी दूसरी बीमारियों की है जो कि कोरोना के पेशेंट्स की मदद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं में से आपके पास है अभी इस वक्त? हाँ, जितने पेशेंट हैं उनके लिए, किसी के लिए है एक्स्ट्रा बाहर नहीं हम दे सकते। अपने पेशेंट्स के लिए अपने पेशेंट जिस वक्त मौजूद है उनको हमने आखिरी डोज दे दी है, और कल शिपमेंट इनकी आ रही है। तो होता ये है कि जितने पेशेंट एडमिटेड है ना, आप उनको बताते हैं कंपनी वालों को कि इतने एक्सपेक्टेड हैं, उतने ही दिए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा यूजली डिमांड करते हैं। अच्छा बिलाल, टेस्टिंग कैपेसिटी, सुना है कि टेस्टिंग किट्स खत्म हो गई है। देखिए सिद्रा, वो जो टेस्टिंग कैपेसिटी की बात है, तो जिस तरह आपको पता है शुरू में जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 100-150 थी, फिर बढ़ा के इसको 4 से 5 हज़ार तक ले आए। लेकिन अभी तक IPH की जो महकमा 5,000 पे तो फुल स्टॉप लगा हुआ है। हाँ, तकरीबन वहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। इनकी जानिब से कहा गया था कि हमने पंजाब में 14 DSL-3 जो लैब्स हैं ये बनानी है, जिसमें से इन्होंने कहा हमने 7-8 हमने अपग्रेड करके इनको चला दिया, जिसमें से जनरल हॉस्पिटल में एक थी, चिनाब हॉस्पिटल में एक थी। अब ये इन दोनों हॉस्पिटल्स में जो है वो किट्स की और VTM जो वायल है उसकी शॉर्टेज थी, और जिसकी वजह से अक्सर टीचिंग हॉस्पिटल्स में क्या हमारे पास मौजूद ही नहीं है, महकमा सेहत के पास, हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी, या फिर मौजूद है अस्पतालों तक नहीं पहुंची? उसमें देखें इसकी सेंट्रल परचेज होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। अब जो महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमने बजट तो इनको दे दिया हुआ है हॉस्पिटल्स को, तो ये अपनी तरफ से वेंडर्स से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन अब वेंडर्स के पास भी शॉर्टेज है, रेट भी बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से इसमें ये इस वक्त क्योंकि ये एक पैंडेमिक चल रहा है, तो इसमें महकमा सेहत को खुद आगे आना चाहिए, इसकी सेंट्रल परचेज करनी चाहिए। जब ये इस पर डिपेंड करेंगे और अस्पतालों को खुद फराहम करनी चाहिए। तो इसी तरह जब सेंट्रल किट्स की हम बात करें, तो फिर से एक्टिमा की बात करें, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एक्टिमा के हवाले से ना परेशान है। रोजाना कुछ 100 हमें कॉल्स आती हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब के जनरल हॉस्पिटल में तो कह रहे हैं कि पेशेंट्स के लिए है, बाकी अस्पतालों का क्या हाल है? बकाया इस वक्त इसमें तो मेयो में नील है, और पूरे पंजाब में सिफर है। हो सकता है कि डॉक्टर साहब के पास ही, क्योंकि 25 से 30 मुझे पता चला था कि इनके पास आए हैं, उनमें से इन्होंने कितने लगाए हैं ये ओपनली नहीं बताने चाहिए लेकिन हमारे पास जितने हैं उनके लिए हमारे अवेलेबल हैं पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी हम लोग पीक की बात करते हैं, कर्व की बात करते हैं, कहाँ पर है हम इस वक्त कर्व में? पीक अभी हमारा आया नहीं है, और जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं मुझे ये लगता है कि ये फुल मंथ जौन सा ना हमें इसी तरह से बढ़ावे की तरफ लेके जा रहा है। और जो केस हमारे पास इस वक्त, जो हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं, ये जो हमारी एपिडेमियोलॉजी स्टडीज बताती हैं कि अभी हम बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट करें, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ ये हो रही है कि हुकूमत वक्त को, जिसको इस एमरजेंसी की सिचुएशन में जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उन सबको कौमी एमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए पाबंद कर देना चाहिए था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शौकत खानम जैसे बंद जो हैं बोर्ड के अंडर कंट्रोल, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मंसूब हैं, अगर वहाँ इस
उसके साथ कारोबार शुरू हो जाए 11,500 में ये टेस्ट हो। ये मामला यकीनी तौर पर खासा खतरनाक है। हमारे यहाँ तो अभी तक मास्क की एक कीमत नहीं हो सकी। देखिए मैं जो चीज आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ। सर्जिकल मास्क तो एक प्रिवेंटिव बहुत छोटी सी चीज है ना। नहीं, कह रही हूँ कि उसमें नहीं हो सका तो आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कॉमन जो हमारा आम आदमी है उसके साथ एसोसिएटेड बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे ही इस माशरे के अंदर इस वक्त जो लोग खिदमत खल्क के मजरूर हैं वो 2000 में ही कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए था कि जितनी बाहर से डोनेशंस आई हैं वो एक मिसाल सेट करते शौकत खानम के थ्रू कि ये वेलफेयर का है, हमारा दावा भी है और ये कौमी इमरजेंसी है। अगर वहां इसको उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए 11,500 में टेस्ट करना शुरू किया हुआ है, इसका मतलब उन्होंने लाइसेंस बाकी तमाम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि तो आप भी कर सकते हैं। हालांकि हम समझते हैं ये कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए और ये 1,000 की कम की किस्त आती है। अगर हुकूमत अपने ऑफिशियली इसको इम्पोर्ट करती, जो मैं ये कहता हूं कि अगर हमने जनवरी को इन्हें खबरदार किया था उस वक्त तो कोई ऐसा क्राइसिस नहीं था, बिल्कुल नहीं था। इनको फौरी तौर पे चाइना राब्ता करके ये देखना चाहिए था कि इसको संभालना कैसे, तशखीस के लिहाज से और इसकी एपिडेमियोलॉजिकल जो कंट्रोल लेवल है उसको कैसे एस्टेब्लिश करना है। इनकी टीमें बन जानी चाहिए थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने बस वो छोटे की वाली बात हमारी तो ये वबा, ये मुसीबत थी ही नहीं, हमारे यहाँ तो ये बाहर से आ गई और फिर उसके बाद हम ऐसे वो जैसे आई है वो भी आपके सामने बिल्कुल सामने है जी, सबके सामने, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। डॉक्टर साहब, जनरल हॉस्पिटल में हर रोज तकरीबन सस्पेक्टेड या फिर कंफर्म कितने पेशेंट्स आ रहे हैं और आपके पास जगह नहीं है अगर क्रिटिकल पेशेंट्स की, तो फिर आप कहाँ रेफर करते हैं? देखिए तादाद अगर हम देखें तो मोस्ट लाइकली मेरे मुताबिक तकरीबन 15 to 20 बनते हैं क्योंकि सीवियर टू क्रिटिकल की बात करें। हमारी मूवमेंट अगर अपनी आईसीयू की करें तो हम 3 to 5 अकोमोडेशन कर सकते हैं जो हम अपनी मूवमेंट कर रहे हैं लोकल लेवल। रेस्ट की कोशिश हमारी ये होती है कि हमारा मेडिकल जो डिपार्टमेंट है वो अपने जो हैं उनके एचडीयू उनमें कहीं ना कहीं अकोमोडेट करे, लेकिन फिर भी 4-5 पेशेंट ऐसे रह जाते हैं जिनका हमारा फेट डिफाइन नहीं होता। तो अब हमारी प्लान तो ये होता है कि हम उनको इमरजेंसी में ही रखें क्योंकि मैनेजमेंट जो स्टैंडर्ड है वो यही होनी है। गॉड फॉरवर्ड अगर वेंटिलेटर तक जाए तो आउटकम तो कुछ नहीं होता। तो कोशिश हमारी लोकल लेवल पे है कि हम अपना कर सकें, लेकिन वो पूरी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर के जो हैं वो बिल्कुल रिजल्ट्स ना होने के बराबर है। बिल्कुल, पहले भी प्रोफेसर साहब से बात हो चुकी है हमारी। ये बताइए कि वेंटिलेटर पर कितनी देर तक इंसान सांस लेता रहता है? कितनी देर तक मैक्सिमम मिनिमम? यही इसका प्रॉब्लम है। अगर आप उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं पेशेंट को, सो वो 7 to 14 डेज तक चल सकता है। सो यू ऑक्यूपाई दैट वेंट टू, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिसीजन करना। बट हमारे पास पेशेंट इतने ही लेट आ रहे हैं कि यू विल बी सरप्राइज कि उनको हम वेंटिलेटर के टाइम तक जब उनको वेंटिलेट करने लगते हैं दे डाई बिफोर दैट टाइम, दे डोंट हैव टाइम। वो अपना वो इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम जिसमें हम अपनी इंटरवेंशन एज अ मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं वो घर में ज़ाया करके आप तक पहुंचते हैं। बिलाल, ये जनरल हॉस्पिटल तो फिल है इमरजेंसी की सूरत हाल के हवाले से। अगर हम क्रिटिकल पेशेंट्स की बात करें, बाकी अस्पतालों में कितने थे हमारे पास, बेड्स की तादाद कितनी थी और अब तक कितने फिल हो गए हैं, कितनी जगह है हमारे पास? सिद्रा, जो डॉक्टर इरफान साहब ने अभी बात की ना, बहुत अहम बात है। उन्होंने कहा है कि पेशेंट्स तब उनके पास आते हैं जब इंतहाई क्रिटिकल होते हैं, फिर उनके पास मेडिकेशन का वो जो पीरियड होता है जिसमें किसी भी किस्म का उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करना होता है, तो वो टाइम गुजर चुका होता है। तो इसी तरह मैं बताने लगा हूँ कि आजकल अमवात जो हो रही हैं टीचिंग हॉस्पिटल में होने की सबसे बड़ी वजह वो यही है। एक तो क्लिनिकल मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि पेशेंट जब भी किसी बीमारी के साथ आता है तो उसको पहले कोरोना असेसमेंट वार्ड में टेस्ट के लिए डाल दिया जाता है। टेस्ट का अगर 48 से 72 घंटे में आता है तब तक अक्सर जो लोग हैं खाली का केके से जाके मिल जाते हैं। उनका जो ट्रीटमेंट है ऑनेस्टली वो नहीं हो रहा। दूसरी जो बात यह है कि इस वक्त लोगों के अंदर फियर इतना, पैनिक लोग इतना हो चुके हैं, वो कहते हैं शायद हॉस्पिटल्स में जाएंगे वो इंजेक्शन लगा के ना मार दें, वहाँ पे जो सूरत हाल है लोग जाना नहीं चाह रहे। तो इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई हाल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन एहतियात ही इलाज है जी, जिस वबाई सूरत हाल में हम हैं। और बार बार हेल्थ सिस्टम की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि वो पहले से हम सबके सामने है, कोई नई बात नहीं है कि किसी भी तरह की वबाई सूरत हाल से बचने के लिए हम लोगों को हमारा हेल्थ सिस्टम बर्दाश्त कर जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए खुद से एहतियात करना ही बेहतर है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे, गर्मी अपना शिद्दत दिखा रही है और इसी हवाले से आपकी ग़िज़ाई एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर आप ज़रा सा भी कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, कोई ऐसा मशरूब पी लेते हैं, फ़ौरन से पहले आपकी बॉडी जो है अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो आप बीमार भी हो सकते हैं। खुदा न खास्ता आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, जो आगे चलकर ख़तरनाक भी हो सकती है। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को लगता है कि गर्मी के मौसम में स्पेशली पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे में अगर हम जिम जाएंगे तो हमारा वेट लॉस बहुत तेज़ी से हो जाएगा। फिट रहने वाले लोगों के लिए ये कितना मौसम बेहतर है, क्या इन बातों में कोई सदाकत है और ग़िज़ाई एहतियात कितनी ज़रूरी है, तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर ग़िज़ाइयात सारा फारूकी। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फिटनेस एक्सपर्ट रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। रहमान, सबसे पहले हमें बताइए कि इस चीज़ में कितनी सदाकत है। कुछ भी नहीं, ऐसा बहुत गलत है। जो आपने सवाल किए बहुत अच्छे हैं, और आजकल ऐसा लोग सोचते भी हैं कि स्वेटिंग ज्यादा होगी, हम वर्कआउट करेंगे और उसके बाद हम जो ना श्रेड होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखना ये है कि पहली बात तो ये कि क्यों ऐसा सोचते हैं। ठीक, फर्स्ट, पानी का इस्तेमाल क्यों वो क्विट करते हैं, क्यों कम करते हैं, खुद को नुकसान देने वाली बात है। दूसरी बात ये कि ये मौसम में, पहली बात तो ये मेरे माइंड या एक्सपीरियंस से ना आप मेंटेन कर सकते हो, स्टेबल कर सकते हो। अगर आपने श्रेड करना है, ये कट डाउन करना है, तो वाटर इनटेक और डाइट वो सबसे पहले आपने फोकस करनी है। फिर वरना तो आप समझे कि खुद को मारने वाली बात है। डिहाइड्रेशन, एग्जॉस्ट, मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ापन आना और बीपी का इशू भी। इम्पोर्टेंट बात कि आपकी शक्ल जो है उसकी रौनक भी जा सकती है। ये सबसे पहले डार्क सर्कल्स आएंगे, फिर फेस जो है ना फैट लूज होना शुरू होगी, झुर्रियां आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे रिंकल्स आने, फिर वो इसका क्या फायदा है। और ये सब कुछ गलत है, लोगों की बनाई हुई बातें। ये सब कुछ है तो गलत, लेकिन ठीक क्या है, करना क्या है, वो भी हमने रहमान से जाना है। अब सारा हमें ये बताइए कि ये जो लोग समझते हैं कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, हम वर्कआउट करेंगे, जब लोग ऐसा सोचते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाने से बॉडी में क्या हमारे डिसऑर्डर हो सकता है? सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन से डिजीनेस होगी, बंदा बेहोश भी हो सकता है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि डिहाइड्रेशन के साथ क्योंकि वाटर लॉस होता है, तो आपकी बॉडी की जो नमकियात हैं उनका भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह, क्योंकि वो बैलेंस होना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके आधे से ज़्यादा फंक्शंस उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा सारा, हम लोग सुनते हैं कि 8 से 10 गिलास एक दिन में पानी हमें पीने चाहिए, तो गर्मी के मौसम में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा या फिर थोड़ा ज़्यादा? गर्मियों में 8 से 10 गिलास हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। लेकिन उससे ज़्यादा भी आप पी सकते हैं। आपको जितनी प्यास लगती है आप उससे ज़्यादा 12 गिलास 14 गिलास भी पी सकते हैं। खासतौर पर जो लोग वर्कआउट करते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन बात वही आ जाती है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हाइड्रेटेड रहें। खासतौर पे जिस तरह की आजकल गर्मी है, इसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप डिहाइड्रेट हो जाएं, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेशन हो जाती है बाहर जाने से, तो हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। और इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वैसे ही हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला हो जाए कि अस्पताल जाना पड़ जाए। अच्छा रहमान, हमें ये बताइए कि मौसम के हवाले से अभी कितने लोग हैं जो कि आपके पास जिम्स में आ रहे हैं, और ज़्यादा क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है जिम्स में? जो तो फिटनेस लवर है वो तो कभी भी या कोरोना की वजह से कम है अभी? पहले था, लेकिन अब जो है ना रूटीन में आना शुरू हो गया। लेकिन प्रॉपर्ली SOPs फॉलो करने के बाद हमारे जिम में जो भी है ना केयर जितनी भी की जाए अच्छा है वैसे भी, और क्लाइंट्स जितने भी आते हैं वो भी केयर करते हैं और नॉर्मली वर्कआउट करके, ताकि फिटनेस मेंटेन। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन होता है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है, सिचुएशन फाइट करने के लिए भी आपको एक्टिवेट रहना है, और वायरल जो वायरस है उससे फाइट करने के लिए भी आपने फिट रहना है, और इन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन सबसे पहले ये कि आपको डाइट और प्लीज़ पानी का इस्तेमाल कितने % डाइट, कितने % एक्सरसाइज, हमेशा सवाल करते हैं। यस, और हमेशा लोगों को भूल जाता है और लोगों के माइंड में नहीं रहता। 70% आपकी डाइट है, 30% आपकी ट्रेनिंग। लेकिन इस मौसम में डाइट प्लस जो है ना वाटर इनटेक, इसका ख्याल रखें, क्योंकि नॉर्मल जैसा अभी इन्होंने बताया कि नॉर्मल पर्सन के लिए 10 to 12 जो है ग्लास चलता है, लेकिन एथलीट पर्सन के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए डिफरेंट है। ड्यूरिंग वर्कआउट पानी का ख्याल रखना है, कम से कम आपके पास ½ लीटर जो है ना पानी हो, तो उसको आपने सिप सिप करके पीना जब जब जरूरत हो। उसके बाद जिन्होंने वेट कट डाउन करना है वो मिनिमम 16 गिलास पर डे जरूर पीना है। क्यों? पहली बात है कि वाटर आपका गुड फैट बर्नर है, उसने वॉश करना है। सेकेंडली आपको जो स्किन एक्टिवेट करने के लिए, उसके अलावा जब आप कट डाउन करते हो तो वाटर इनटेक इतना ही पार्ट प्ले करता है। समझ ले कि 70% वो वाटर जो पार्ट प्ले करते हैं और 30% आपकी डाइट होती है, और हमारा मसल 70% पानी पे है। और अगर हम इसको
कट डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली हम वो फ्लैबी टाइप हो जाएंगे, लूज टाइप हो जाएंगे और झुर्रियां आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिट रखने के लिए भी जी पानी का इस्तेमाल तो बहुत जरूरी है। सारा हमें ये बताइए कि वो वाला तो हमने चले निकाल दिया लिस्ट से कि वो पकाने वाला और 1 किलो चीनी वाला हमने जूस नहीं बनाना। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, मैंने ये भी देखा है कि वो फालसे का शरबत या फिर डिफरेंट जूसेस बना रहे होते हैं, तो एक ही बार उनको शेक करके ग्राइंड करके उसके क्यूब्स या छोटी छोटी बना के फ्रीज कर लेते हैं। उसमें तो इंग्रेडिएंट्स खराब नहीं होते? नहीं, उसमें ऐसा नहीं होते। अगर तो आप एक दिन के अंदर वो यूज़ कर लेते हैं या बहुत अरसे तक उसको ना बना के रखें, मतलब एक दिन बाद अगर आप यूज़ करें तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको, वो जब तक वो फ्रेश रहता है उसमें फ्रेशनेस रहती है आप यूज़ कर सकते हैं, बस एज लॉन्ग एज आप उसके अंदर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड करें जैसे शुगर वगैरह। अच्छा, हमारे पास ये पीच है, हमारे पास फालसा है, इसमें नमक का इस्तेमाल, तरबूज पे नमक छिड़का के खाया जा रहा है, तो बहुत नहीं, नमक वैसे ये जो है नॉर्मली भी कम यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप यूज़ करना भी चाहते हो तो बहुत मिनिमम अमाउंट में आप यूज़ कर सकते हो कभी कभी, ठीक है, लेकिन हर रोज़ और इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं कि वो जो है आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। नमक वैसे ही ज़्यादा आपकी सेहत के लिए सही नहीं है और गर्मियों में स्पेशली कम कर देना चाहिए थोड़ा मिर्च मसालों का इस्तेमाल। क्या अब मुझे ये बताइए सारा कि हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, वेजिटेबल्स कौन कौन सी बहुत अच्छी हैं स्पेशली गर्मी के मौसम में? आजकल जैसे कुकम्बर का मैंने जिक्र किया था, ठीक है, उसके अलावा आप जैसे टिंडे वगैरह आए हुए हैं, लोग बना के खा रहे होते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो भी फ्रेश आजकल जितने भी सीजनल आपके वेजिटेबल्स आए हुए हैं आप सारे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और वैसे भी आपको ठंडक भी पहुंचाते हैं आपकी बॉडी में, आपको मतलब उनका कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, और ये है कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है रहमान, टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम के लिए हमें हर रोज़ एक्सरसाइज करनी है? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ये है कि समर में 45 मिनट हो मैक्सिमम आपका वर्कआउट हो, जिसमें अगर आप वाटर ब्रेक भी लेते तो 1 मिनट की वाटर ब्रेक लोगे तो मैक्सिमम आपकी 5 मिनट की वाटर ब्रेक बनेगी। 40 मिनट का वर्कआउट होगा तो 45 मिनट का टोटल वर्कआउट बेस्ट है इस समय, इस मौसम में। और ये 45 मिनट्स तमाम लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगे या फिर डिफर करेगा? जिनका नॉर्मली फिटनेस लवर्स के लिए, अगर जिनका टारगेट है, जिन्होंने कट डाउन करना, जाहिर बात है उनके साथ कोच होगा या सीनियर होगा, वो बताएगा कि हाँ किस तरह वर्कआउट को लेकर चलना है। अगर आप वर्कआउट थोड़ा ज्यादा करना चाहते हो, आप उसमें सेटिस्फाई नहीं रहते, तो मॉर्निंग आप वॉक कर लो और इवनिंग में आप वर्कआउट कर लो, इस तरह बैलेंस रह जाएगा और आप इंटेंस भी नहीं होगा। जंक फूड वैसे तो खतरनाक है ही, मेरा ख्याल है गर्मियों में कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाता है। नहीं, वो हर वक्त ही खतरनाक है, थ्रू आउट द ईयर अगर आप जो उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए खतरनाक है। जंक फूड में ऑब्वियसली आपके जो है शुगरी फ्राइड आइटम्स हैं और सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होता है, ठीक है, अगर आप उसमें ये चॉकलेट्स वगैरह इंक्लूड कर रहे हैं तो उसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा एडेड होती है, तो ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं ना वो तमाम आपकी सेहत के लिए वैसे नेचुरली ठीक नहीं है। ठीक है, यानी आप फ्रीज करके घर में ना खाने रखें, बल्कि जो भी बनाना चाहते हैं जो भी है फ्रेश बना के खाएं। बिल्कुल, सब ठीक है। बहुत शुक्रिया सारा फारूकी, रहमान नबाज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारे देखने वालों को बताने के लिए कि खाना पीना भी अच्छा है लेकिन उसके साथ साथ फिट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में नेक हवालों में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।